नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला दिस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस ने की वार। आपको बता दें कि इसको लेकर स्मृति ईरानी का भी बयान सामने आया है, लेकिन अब मामले में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 18 साल के बच्चे को बदनाम ना करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने के आरोपों के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई। उन्होंने स्मृति की बेटी जॉयस ईरानी का बचाव करते हुए कहा कि 18 साल की छात्रा को खलनायिका की तरह नहीं पेश किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि 18 साल के बच्चे को तो यह भी नहीं पता होता कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें किस तरीके की सजा हो सकती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह युवा लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा किया है। हो सकता है कि उससे कुछ गलतियां हो गई हों, लेकिन 18 साल की लड़की को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक 19 साल के बच्चे की मां के रूप में हूं, यह सब बात कर रही हूं और मैं अपनी राजनीति को इससे अलग रखती हूं। बता दें कि शिवसेना सांसद का यह ट्वीट तब आया जब स्मृति ईरानी ने सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी फर्स्ट ईयर कॉलेज छात्रा है और कोई बार नहीं चला रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को कानूनी रूप से अपना दावा साबित करने को कहा है। वहीं जॉयस के वकील किराट नागरा ने कहा कि जॉयस की कैफे एंड बार के प्रबंधन में कोई भी भागीदारी नहीं है। वह शेफ की ट्रेनिंग ले रही हैं और इस सिलसिले में कई जगह पर ट्रेनिंग ली गई है। कैफे एंड बार जॉयस का नहीं है। गोवा में अवैध बार संचालन के कथित रूप से स्मृति ईरानी की बेटी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी की तरफ से चलाए जा रहे रेस्टोरेंट पर फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वह लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में लिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की भी मांग की थी। कांग्रेस के आरोपों के बाद स्मृति ईरानी का जवाब। कांग्रेस के आरोपों के बाद उन्होंने खुद इस बात को लेकर जवाब दिया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को नोटिस भेजने की तैयारी भी की। आरोपों को खंडन करते हुए उन्होंने कहा था कि 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया है। इस लड़की का इतना ही दोष है कि उस लड़की की मां ने 2014 और 2019 में अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया है, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वो 18 साल की लड़की जो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्र है और वह उसका दोष इतना है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 5,000 करोड़ रुपए के लूट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद अब वो सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जैसे ही पवन खेड़ा ने इसको लेकर प्रेस वार्ता करके स्मृति ईरानी की बेटी पर हमला बोला और उन्होंने उन पर अवैध बार लाइसेंस का आरोप लगाया, इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है और स्मृति ईरानी ने इसको लेकर पलटवार किया और उन्होंने इसको लेकर ये भी कहा कि इसको लेकर वह कोर्ट भी जाएंगी और उन दोनों कांग्रेसी प्रवक्ताओं के खिलाफ याचिका दायर करेंगी। जिसके बाद अब खुद शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी सामने आई। उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी का बचाव करते हुए ही कहा है। उन्होंने कहा है कि 18 साल की छात्रा को खलनायिका की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। जिसके बाद कई राजनेताओं के बयान भी सामने आए, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर ये भी कहा कि 18 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है और क्या चीज़ दस्तावेज दिए जाने चाहिए। इसमें किसी तरह की सज़ा
क्या हो सकती है, इतना किसी भी 18 साल की छात्रा को नहीं पता हो सकता। इसको लेकर फिर उन्होंने आगे बयान दिया कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक युवा लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा किया है। हो सकता है कि उससे कुछ गलतियां हो गई हों, लेकिन 18 साल की लड़की को बदनाम किया जाना सही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार फोटोज शेयर किए जा रहे थे, जिसको लेकर अब राजनेता भी ट्वीट कर रहे हैं। कई राजनेता जोयस ईरानी के पक्ष में खड़े हैं और कई राजनेता कांग्रेस की तरफ से लगातार फोटो ट्वीट कर रहे हैं। इसको लेकर अब जोयस ईरानी के वकील का भी बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि जोयस ईरानी सैफ की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस सिलसिले में वो कई जगह ट्रेनिंग ले चुकी हैं और कैफ़े एंड बार का जोयस का नहीं है। उन्होंने खुद इस बात को खंडन करते हुए कहा कि किराट ने कहा कि जोयस का कैफ़े एंड बार्स प्रबंधन से कोई भी भागीदारी और कोई भी हिस्सा नहीं है और वह सिर्फ सैफ की ट्रेनिंग ले रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर फ़ोटो जिस तरीके के फ़ोटो ट्विटर्स पर कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से सामने आ रहे थे, उनमें साफ तौर पर दिख रहा था कि वह खुद एक सैफ के ड्रेस में है और उनके साथ एक और दूसरे सैफ भी खड़े हैं। तो उन फोटोज़ को लेकर अब उनके वकील का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर इसीलिए उन फोटो के साफ तौर पर उनके वकील ने गवाही दी और उनके वकील ने कहा कि कैफ़े एंड बार के प्रबंधक से उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जिस तरीके के फ़ोटोज़ कांग्रेस प्रवक्ता शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता शेयर कर रहे हैं, उन फोटो में साफ देखा जा सकता है कि जोयस ईरानी ट्रेनिंग ले रही हैं और जोयस ईरानी सैफ की ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसके बाद अब राजनीति और गर्मा रही है। इस मामले में अभी तक भी किसी का राजनीतिक बयान सामने नहीं आया और एक बार और पवन खेड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन पर हमला किया। लगातार उनके हमले जारी रहे और इसके बाद अब फिर स्मृति ईरानी की चुप्पी टूटी और उन्होंने भी अपने बयान ट्विटर पर साझा किए, जिसके बाद अब ये मामला मुंबई पहुंच गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद इस मामले में उतरे और उनके स्मृति ईरानी की बेटी के बचाव में वो सामने आई और उन्होंने खुद कहा कि 18 साल के बच्चे को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की राजनीति करना गलत है। सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ताओं को ये नसीहत दी कि इस तरीके की राजनीति करना गलत है। अब हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सीधे सुनिए। की मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैरकानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं, उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे
आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। बुलेटिन में बात करते हैं अब मेरठ की। मेरठ में कांवड़ यात्रा को जा रहे श्रद्धालुओं पर 2 युवक ने थूक दिया, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस प्रशासन जब सामने आया तो कांवड़ियों वालों ने पुलिस प्रशासन की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद पूरे मेरठ में ये मामला गर्मा गया और कई राजनेताओं को लेकर इसके बयान भी सामने आए। आपको बता दें कि मेरठ में कांवड़ यात्रा में ये घटना घटी। यूपी के मेरठ में शिव भक्त कांवड़ियों के बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। वीडियो में कांवड़ियों को बवाल करते हुए देखा जा सकता है, जो कि पुलिसकर्मी की कार के ऊपर खड़े होकर पुलिस चौकी का बोर्ड तोड़ रहे हैं। दरअसल कांवड़ का अपमान करने पर नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ियां गुस्से में हो गए, जिसके बाद सड़क पर ही जाम लगाकर कांवड़ियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। मामला मेरठ में नेशनल हाईवे पर विशेष समुदाय के एक युवक ने कांवड़ पर थूकने का आरोप लगाया गया। कांवड़ियों के नाम पर यह हंगामा हुआ। आपको बता दें कि दरअसल कांवड़ का अपमान करने पर नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़िए आक्रोशित हो गए, जिसके बाद सड़क पर ही जाम लगाकर कांवड़ियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। दरअसल मेरठ में नेशनल हाईवे पर विशेष समुदाय के एक युवक ने कांवड़ पर थूक दिया, जिस पर बवाल हो गया। कांवड़ियों ने जाम लगाकर हंगामा किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांवड़िए सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद भीड़ जुटती चली गई और फिर बवाल होने लगा। बवाल की सूचना पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कांवड़ियों को शांत करवाया, लेकिन एक बार फिर एसपी सिटी मौके पर राउंड ले रहे थे, तभी कुछ कांवड़ियों ने उनकी कार पर हमला कर दिया। इस दौरान एसपी सिटी विनीत भटनागर को भी चोटें लगीं। आक्रोशित कांवड़ियों को देखकर एसपी सिटी और सीओ मौके से अपनी टूटी कार लेकर निकल गए, जिसके बाद हमला करने वाले आरोपी भी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई, जिसमें मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि किसी हिंदू संगठन के ताल्लुक रखने वाली एक महिला ने कांवड़ियों को मौके पर भड़काया, जिसके बाद कांवड़ियों ने पुलिस की कार पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद अब कांवड़ियों के बवाल का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो वहीं एसपी की माने तो कांवड़ियों को संदेह हुआ कि कोई उनकी कांवड़ को खंडित करना चाहता है, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और कहा कि जांच करने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी मेरठ का कहना है कि पूरे मामले की पूरी अच्छी तरीके से जांच की जा रही है और इसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी का कहना है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिन कांवड़ियों की कांवड़ खंडित हुई उनके लिए दोबारा गंगा जल लाने की व्यवस्था की गई। जिस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया वह व्यक्ति कौन है, कहां का है और उसकी मंशा क्या थी, इन तमाम चीज़ों पर पुलिस जाँच कर रही है। देखिए, ये हाईवे चौकी थाना कंकरखेड़ा के निकट की घटना है। एनएच पर कुछ कांवड़िया, कुछ श्रद्धालु जो है राजस्थान के रहने वाले, वो अपने जो गंतव्य को जा रहे थे। उनको ये भ्रम हुआ या उन्होंने देखा कि उनके कांवड़ पर किसी ने उसको अपवित्र करने की किसी व्यक्ति ने प्रयास किया है। इस बात पर वो उग्र हो गए। उनको समझाया बुझाया गया। जिस व्यक्ति पर उनको इस बात का संदेह है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इस घटना में जो भी शामिल है, जिसने भी इस प्रकार का कार्य किया है, किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का, अपवित्र करने का, जांच करके उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की। बुलेटिन में बात करते हैं खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले जॉलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने चैंपियनशिप के इतिहास में देश को दूसरा मेडल दिलाया है। ओलंपिक में गोल्डन बॉय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज
चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचा। नीरज ने अमेरिका के यूजिन में हुई चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। वहीं जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि हवा में चलते थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट देने की हर कोशिश की और वह आगे भी करते रहेंगे। मुकाबला कड़ा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरीके का बयान खुद खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दिया। भारत के वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पहला मेडल 2003 के लॉन्ग जंप में जीता था, उसके बाद से देश को वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने दूसरे पदक का इंतजार था, दूसरे मेडल का इंतजार था, जो कि नीरज चोपड़ा ने साकार कर दिया। हालांकि नीरज गोल्ड से चूक गए, लेकिन उन्होंने सिल्वर पर निशाना साध दिया और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। दरअसल भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में जो एक मेडल जीता था, वह भारत के स्टार एथलीट रहीं अंजू बॉबी जॉर्ज ने दिलाया था। उन्होंने 2003 में महिलाओं को लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार अमेरिका में हुई चैंपियनशिप के ओरेगन 2022 में भारत ने अपने बेहतरीन ट्रैक एंड फील्ड स्टार मैदान में उतरे। भारत के कुल 22 एथलीट, जिसमें से 18 पुरुष और 4 महिला एथलीट इसमें शामिल हुए। भारत एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को जमकर बधाइयां मिल रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और कई खेल जगत की हस्तियों ने भी नीरज चोपड़ा को इसको लेकर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे देश के दिग्गज एथलीटों में से एक नीरज चोपड़ा ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतने के लिए बधाई। यह भारतीय खेलों के लिए एक खास पल है। नीरज चोपड़ा को उनके अगले टूर्नामेंट और भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं नीरज चोपड़ा ने अपने बयान में कहा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि हर एथलीट का दिन था। पीटर्स ने अच्छा किया, आज पीटर्स का दिन था। लेकिन ओलंपिक की बात करें तो पीटर्स फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। यह हर एथलीट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अपने सिल्वर मेडल जीतने के बाद उन्होंने खुद बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये आज का दिन पीटर्स का दिन था, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद दूसरे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला। हर एथलीट की बॉडी भी अलग होती है। खुद नीरज चोपड़ा ने इसको कहा कि कभी किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, कभी सभी ने दमखम लगाया। हमने भी काफ़ी कोशिश की और कंपटीशन में अच्छा खेलने की कोशिश की। जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि सिल्वर की काफ़ी खुशी है, सिल्वर मेडल मिलने से वे काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अलग से कोई भी रणनीति नहीं थी। क्वालिफिकेशन राउंड में भी काफ़ी अच्छी थ्रो मैंने की थी। हर दिन अलग होता है, हमेशा वैसा ही रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन काफ़ी कठिन मुकाबला था। हमने कमबैक किया और सिल्वर मेडल जीत लिया। नीरज चोपड़ा ने आगे कहा कि एंडरसन पीटर्स की थ्रो काफ़ी अच्छी थी। मेरे लिए आज की कंडीशन अलग थी, लेकिन मुझे लगा कि थ्रो ठीक नहीं है। मैं अपने थ्रो से खुश हूँ। उन्होंने कहा कि हर बार गोल्ड नहीं आ सकता, स्पोर्ट्स में हमेशा अप डाउन हो सकता है। मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता रहूँगा। नीरज ने आगे कहा कि खेल में बहुत कुछ सिखाया है। हवा भी खिलाफ थी, इसका भी असर उन्हें देखने को मिला और कहीं ना कहीं लग रहा था कि थ्रो लगेगी, लेकिन मेडल जीतने की खुशी है और आगे भी वे ऐसी मेहनत करते रहेंगे। बुलेटिन में बात करते हैं अब महाराष्ट्र की राजनीति में आदित्य ठाकरे का नया बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो भी शिवसेना में वापस लौटना चाहता है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और उनका स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ता खोने के बाद उस शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पार्टी के बागी नेताओं के लिए एक संदेश दिया। आदित्य ने कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं, अगर वे वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना पर लड़ाई अभी भी जारी है। जो लोग हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा है कि अगर आप वापस आना चाहते हैं
तो दरवाज़ा हमेशा खुला है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में उनकी सरकार को अवैध करार देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित पार्टी के बागी विधायकों पर भी निशाना साधा। शिंदे के विद्रोह पर राजनीतिक संकट है, इसको चलते हुए गौरतलब है कि आदित्य ठाकरे का ये बयान ऐसे समय पर आया जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के विद्रोह में राजनीतिक संकट बन गया है। पिछले महीने एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बाद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर सभी पार्टी पदों से हटा दिया था। आदित्य ठाकरे ने इसको लेकर फिर आगे कहा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से मुख्यमंत्री शिंदे को शिवसेना के नेता के रूप में चुनने का प्रस्ताव पारित करने के साथ ही शिवसेना की लड़ाई जारी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के भीतर चल रही खींचतान के बीच आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि हम सभी नेताओं के विद्रोही शिवसेना नेताओं के संपर्क में नहीं हैं, हम केवल लोगों के संपर्क में हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार अवैध की तरीके से चल रही है, ये जल्द ही गिर जाएगी। कई नेताओं ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। हाल ही में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की युवा विंग में नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। इससे पहले मुंबई के मेट्रोपॉलिटन एरिया में महानगर पालिकाओं की बड़ी संख्याओं में कॉरपोरेटर ने एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का ऐलान किया था। युवा सेना के सचिव और ठाणे महानगर पालिका में पार्षद ने भी खेमे हिंदे में शामिल हो चुके हैं, जिसको लेकर अब फिर से आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया। आदित्य ठाकरे अभी भी कयास लगा रहे हैं कि उनके साथ जितने भी शिंदे गुट में नेता गए हैं वो वापसी कर सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जो लोग भी आना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र दिए जाने के बाद शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। ओम प्रकाश राजभर ने खुद कहा कि वह तलाकनामे से राजी हैं। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर बड़ा फैसला लिया और पार्टी ने शनिवार को एक खुला खत लिखा। इसमें शिवपाल सिंह यादव को जवाब दिया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र में साफ कहा गया कि शिवपाल कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं। पार्टी ने लिखा कि माननीय शिवपाल यादव, अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बताते चलें कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर सम्मान न देने का आरोप लगाया था। अब समाजवादी पार्टी ने चाचा को शिवपाल लिखकर जवाब दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को भी चिट्ठी लिखी। इसमें राजभर को पार्टी छोड़ने का साफ संकेत दिया गया। पत्र में लिखा गया कि ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए आज़ाद हैं। इसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया और बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया, जिसने कहा कि जिसने पिता को गच्चा दिया और सहयोगियों के साथ वह कैसे रहेगा, इस पर लेकर बवाल किया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव को चिट्ठी लिखे जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ऐसा ही है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर, जिसने अपने पिता को गच्चा दिया और अपने सहयोगों के साथ वह कैसे रह सकते हैं। इस तरीके का बयान खुद बीजेपी के नेताओं की तरफ से आया। समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया।
बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की थी और गठबंधन किया था। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जसवंत नगर से सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि उसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। सबसे पहले शिवपाल यादव की तरफ से आरोप लगाया गया कि अखिलेश ने उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया, जबकि वह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उसके बाद बयानबाजी का दौर चलता रहा। हाल ही में दोनों के बीच खुलकर बगावत देखने को मिली। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया था, जिसके बाद जबकि शिवपाल यादव ने खुलकर यशवंत सिन्हा का विरोध किया था। शिवपाल यादव ने खुला पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहकर अपमानित करने वालों को कट्टर सपाई कभी समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन देने से पहले एक बार फिर विचार करने के लिए कहा था। बाद में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव पर हमला किया और दिल्ली में इसका डायरेक्शन किया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने एक अखबार में पुराने आर्टिकल को ट्वीट किया जिसमें मुलायम सिंह पर सिन्हा की आईएसआई एजेंट की टिप्पणियों के बारे में लिखा गया था। उसके बाद से ही राजनीतिक गर्मा गई और उसको लेकर फिर अखिलेश यादव ने कहा कि शिवपाल यादव को हाल ही के यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी की भाषा को याद रखना चाहिए, जिसमें बीजेपी की भाषा हमेशा नेताजी और समाजवादी पार्टी के प्रति खराब रही है। बुलेटिन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं, जहां लगातार चौथे दिन भी मामले 20,000 के पार रहे। वहीं एक्टिव केसों की अगर बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोविड संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में 20,269 नए केस सामने आए हैं, जबकि 36 मरीजों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। एक दिन में कोरोना के एक्टिव केसों में 2100 मरीजों का इजाफा हुआ है, लिहाजा सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,52,200 हो चुकी है। कोविड से होने वाली मौतों की टेंशन के कारण बनी हुई है। वहीं सबसे ज़्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जबकि दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और पाँचवें नंबर पर कर्नाटक हैं। अगर मरीजों की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,336 केस हैं। केरल की बात करें तो केरल में 2,252 केस हैं। तमिलनाडु में 2,014 केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल से 1,844 मरीजों की संख्या सामने आई है और कर्नाटक में 1,456 केस सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में 48.83% केस मिले हैं, जबकि सिर्फ महाराष्ट्र में 11.52% केस मिले हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में 36 मरीजों की मौत हुई है। लिहाजा देश भर में अब कोरोना के मामले 5,26,033 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर भारत में कोरोना की रिकवरी रेट अब बढ़कर अब 98.45% हो गई है।
बुलेटिन में अब बात करते हैं मंकी पॉक्स की। केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का केस मिला है। आपको बता दें कि टोटल मंकी पॉक्स के केसों की संख्या बढ़ रही है। लगातार देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज मिले थे, तो ये तीनों ही मरीज यूएई से लौटे हुए थे और वहीं पर ये किसी संक्रमित से संपर्क में आए थे। दिल्ली में जब नया केस मिला तो मरीज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 साल युवक के संक्रमण की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी कि अब तक मिले 4 मरीजों में से ये पहला केस ऐसा मामला है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इस मरीज को तेज बुखार आया था और स्किन में घावों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले केरल में 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि खुद केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने की थी। यह यूएई से लौटा था। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद उसे केरल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस केस में महज 4 दिन बाद यानी कि 18 जुलाई को ही केरल में दूसरे मामले की भी पुष्टि की गई थी। यह शख्स भी दुबई से लौटा था और इसके बाद 22 जुलाई को तीसरे मामले की पुष्टि की गई। इन तीनों मामलों में दुबई के कनेक्शन सामने आए थे। इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों पर निगरानी भी की जा रही है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने शनिवार को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है। अब आपको बताते हैं कि ये आखिर मंकी पॉक्स क्या है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पहली बार ये बीमारी 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों के ये संक्रमण मिले थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे गए थे। WHO के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। तब के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में ये संक्रमण मिला था। 1970 के बाद 11 अफ्रीका के देशों में इंसानों में के मंकी पॉक्स के संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे, तो वहीं सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। मई 2019 की अगर बात करें तो 2019 के मई में सिंगापुर में भी नाइजीरिया की यात्रा पर लौट रहे लोगों में से मंकी पॉक्स की पुष्टि की गई थी। मंकी पॉक्स को लेकर इंग्लैंड की एजेंसी यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि अब मंकी पॉक्स का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होने लगा है। तो इस वायरस को लेकर खुद इंग्लैंड की एजेंसी ने ये दिया था कि ये वायरस अब इस तरीके से अपना रूप बदल रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा है। मंकी पॉक्स वायरस का पीरियड का 6 दिन से लेकर 13 दिन तक होता है और कई बार 5 से लेकर 21 दिन तक भी ये हो सकता है। इस पीरियड में ये होता है कि संक्रमण होने के बाद कई तरीके के लक्षण दिखते हैं। संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर ही बुखार तेज रहता है, तेज सर दर्द रहता है, सूजन रहती है, पीठ दर्द रहता है और मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मंकी पॉक्स की शुरुआत में चिकन पॉक्स खतरा या चेचक जैसे दिखाई देता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद सूख कर गिर जाते हैं। शरीर पर उखड़ने वाले इन दानों की संख्या कुछ से लेकर हजारों तक हो सकती है। अगर संक्रमण गंभीर हो जाता है तो ये दाने तब तक ठीक नहीं होते जब तक त्वचा ढीली ना हो जाए। तो मंकी पॉक्स को लेकर अब WHO ने भी चेतावनी दे दी है और अब दिल्ली में मंकी पॉक्स के एक मरीज की पुष्टि हुई है। इस लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।